हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। हिंदी में कहते हैं उसे रासायनिक बल गतिकी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स देखो बेटा, हर एक चैप्टर की अपनी एक जान होती है। हर एक चैप्टर की अपनी एक जान होती है। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर जानते हो तो सॉल्यूशन चैप्टर की जान क्या है? वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जान क्या है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जान है बैटरी, सेल, ये सब हमारा। ठीक है, तो वैसे इस चैप्टर की जान क्या है सर? इस चैप्टर में मेनली हमको किसको पकड़ के पढ़ना होता है? वो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जिसको बोलेंगे हिंदी में अभिक्रिया की दर। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोग को ज़्यादातर यहाँ पे पढ़ना होता है। अच्छा, एक बात और, इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फिजिक्स में एक बात होती है क्या? स्पीड की। किसकी बात होती है? स्पीड की। स्पीड मतलब क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस। चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर भी बेटा स्पीड की ही बात होगी, लेकिन फिजिक्स में क्या है कि एक गाड़ी चल रहा है, हम चल रहे हैं, उसकी स्पीड की बात होती है। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में जो स्पीड की बात होगी वो होगी किसकी बात? रिएक्शन की स्पीड। किसकी स्पीड? रिएक्शन की स्पीड। लेकिन रिएक्शन की स्पीड बोलना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए यहाँ पे स्पीड को बोल दिया गया है रेट, है ना। इसको क्या बोल दिया गया? रेट बोल दिया गया। बस रिएक्शन की स्पीड को ही क्या बोल दिया गया? रिएक्शन का रेट। यह है स्पीड ही। चलो, इसके बाद स्पीड में क्या है कि चेंज इन डिस्टेंस। चेंज इन डिस्टेंस। लेकिन जब रिएक्शन चलता है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल थोड़ी ना करता है ना। हम अगर चलेंगे या गाड़ी चलेगा या मोटरसाइकिल चलेगा तो वहां पे चेंज इन डिस्टेंस होगा, लेकिन जब रिएक्शन चलेगा तो चेंज इन डिस्टेंस नहीं होगा। तो रिएक्शन में ऐसा क्या होता है कि जब वो रिएक्शन करता है ना, रिएक्शन के दौरान ऐसा क्या चीज होता है, उसके अंदर वो चेंजेस होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे चेंज जो होता है रिएक्शन में वो है चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज होता है। कंसंट्रेशन बोल सकते हो या प्रेशर बोल सकते हो। चेंज इन प्रेशर मतलब रिएक्शन में भी कोई भी क्वांटिटी चेंज हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी क्वांटिटी चेंज हो जाए, चाहे कंसंट्रेशन हो चाहे प्रेशर हो, कोई भी क्वांटिटी चेंज हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसी को क्या बोलते हैं? रिएक्शन की रेट। ठीक है, अब एक चीज हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो, तीन टाइप के रिएक्शन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट। रेट के बेस पे तीन टाइप के रिएक्शन होते हैं। पहला रिएक्शन होता है जिसको बोलेंगे हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो पलक झपकते ही खत्म हो जाए। ऐसा रिएक्शन जो पलक झपकते ही खत्म हो जाए। दो रिएक्टेंट को मिलाए और पलक झपकते क्या बना दे? प्रोडक्ट बना दे। ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन। और उसके एग्जांपल्स क्या होने सर? तो एग्जांपल्स है जो भी अपने एसिड बेस रिएक्शन होते हैं। जो भी हमारे कौन से रिएक्शन होते हैं? एसिड बेस रिएक्शन। ये रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन बेटा बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। पलक झपकते ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है ना। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि आपको मैंने दे दिया भैया यहाँ पे NaOH और प्लस क्या मैंने दे दिया? HCl। ये क्या बनाएगा? Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, इसका प्लस इसका माइनस बना देगा NaCl, और इसका माइनस इसका प्लस, तो ये बन जाएगा आपका H2O। तो जितने भी आपके एसिड बेस रिएक्शन होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं, वो सब कैसे होते हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं। ठीक है, या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जितने भी आयनिक रिएक्शन होंगे। कौन से रिएक्शन? आयनिक रिएक्शंस जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरे टाइप के जो रिएक्शन होते हैं बेटा वो होते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में सालों लग जाते हैं, है ना। तो उसका एक एग्जांपल दो सर। बिल्कुल दे देंगे, आप सबको भी पता होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जंग लगना बहुत टाइम लगता है। तो आयरन में अगर जंग लगेगा तो ऐसा तो नहीं कि आज आएगा कुछ लेके आ गया कल जंग लग गया। तो इसको इस प्रोसेस में बहुत समय लगता है। 1 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। ठीक है, तीसरे टाइप का रिएक्शन जो बोलते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे कौन सा रिएक्शन बेटा? मॉडरेट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? मॉडरेट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन को कंप्लीट होने में ना वेरी फास्ट ना वेरी स्लो, ना ही इसको बहुत जल्दी खत्म हो जाता है रिएक्शन, ना ही इसको बहुत टाइम लगता है। ये बोल सकते हैं इन दोनों के बीच का है। ठीक है, तो मॉडरेट रिएक्शन कौन होते हैं सर? मॉडरेट रिएक्शन जो होते हैं जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं, जितने भी कौन सा रिएक्शन बेटा? मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो होते हैं वो होते हैं मॉडरेट रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल देता हूं,
प्लस H2, ये क्या देता है बेटा NH3। बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तो सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन समझाना है, ठीक है। मॉडरेट रिएक्शन जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन या जिसमें बोल सकते हो जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, वहाँ पे रिएक्शन जो होंगे वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होंगे। कैसे सर? देखो, नाइट्रोजन होता है N ट्रिपल बॉन्ड N, हाइड्रोजन होता है S सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, और यहाँ पे NH3 ऐसा होता है। तो इसमें क्या हुआ होगा, नाइट्रोजन के पुराने बॉन्ड टूटे होंगे, नाइट्रोजन के NN के बीच में पुराने बॉन्ड टूटे होंगे, हाइड्रोजन के पुराने बॉन्ड टूटे होंगे और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के नए बॉन्ड बने होंगे। तो पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने, तो इस प्रोसेस में ना बहुत फास्ट रिएक्शन होता है ना ही वेरी स्लो है, तो इसको आप मेजर कर सकते हो। अब ध्यान दो, प्रैक्टिकली आप इस रिएक्शन का रेट नहीं बता सकते, कभी भी किसी फास्ट रिएक्शन का रेट आप नहीं बता सकते। क्यों? पलक झपकते खत्म, इतने जल्दी ये रिएक्शन कंप्लीट होता है कि आपको इसका रेट को पता करने के लिए आपके पास उतना समय रहता नहीं है, तुरंत कंप्लीट। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है वेरी फास्ट रिएक्शन को पता करना, इसका रेट को। वेरी स्लो रिएक्शन का भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप एक साल थोड़ी ना बैठे रहोगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा चल रहा है, ठीक है। तो वेरी स्लो रिएक्शन का भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इसका हम लोग रेट बता पाए। तो हम लोग जो रिएक्शन का रेट बताते हैं वो कौन सा रिएक्शन बताते हैं बेटा? मॉडरेट रिएक्शन में। इन रिएक्शंस का हम लोग रेट बता सकते हैं क्योंकि ना ये वेरी फास्ट है ना ये वेरी स्लो है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि रेट के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो देखो बेटा, आगे देखते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम देखें तो एक एग्जांपल देता हूँ कि रिएक्शन का रेट हम लोग कैसे पता करेंगे। मान लो मैंने एक रिएक्शन दिया A से B, क्या दे दिया बेटा मैंने? A से B एक रिएक्शन दिया, ठीक है। T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू 0 मतलब होता है बेटा श्री गणेश। श्री गणेश मीन्स कि रिएक्शन जब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो रहा होगा तो हमारे पास सिर्फ कौन होगा? A होगा। तो मैंने बोल दिया हमारे पास जो A था वो था A0 और B कितना था बेटा? 0। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा तो हमारे पास तो सिर्फ रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट तो होगा नहीं, तो ये तो बेटा 0 हो जाएगा। T इक्वल टू T, T इक्वल टू T मतलब T टाइम पर, किसी T टाइम पर रिएक्शन क्या होगा? एक समय बाद रिएक्शन क्या होगा? तो एक समय बाद रिएक्शन जब चल रहा होगा तो A में से कुछ मोल निकल गए होंगे, क्योंकि रिएक्शन चलेगा तो रिएक्शन A में से कुछ मोल निकल गए होंगे। मैंने बोल दिया A0 में से कितना निकल गया? मान लो X में निकल गया। अब ये दोनों किस रेशियो में है? 1:1। तो ये अगर यहाँ से X निकला है तो यहाँ पर भी कितना बनेगा? X बनेगा। तो यहाँ पे अगर 2 होता तो सर तो हम लोग 2x निकालते हैं और यहाँ पे x बनाते हैं। तो जितना स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उतना ही निकालना, जितना स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है रस समीकरण मिति जिसको बोलते हैं उतना ही बनाना। तो इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो x निकाले तो क्या बना? x बना। सर ये A0 क्या है? तो बेटा A0 को हम लोग बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? इनिशियल कंसंट्रेशन कहते हैं। और A0 माइनस x को बोलेंगे कंसंट्रेशन एट टाइम t, t टाइम पर कंसंट्रेशन। A0 क्या है? प्रारंभिक सांद्रण, इनिशियल कंसंट्रेशन। स्टार्टिंग में यही था हमारे पास। एक समय बाद A0 में से कुछ निकल गया होगा तो यहाँ से x निकला, x बना। तो A0 माइनस x क्या है? कंसंट्रेशन एट टाइम t। मैं इसको लिख देता हूँ कि A0 माइनस x मतलब AT और x को मैंने बोल दिया BT। क्या बोल दिया? BT। तो A0 माइनस x क्या है? कंसंट्रेशन एट टाइम t, इसी को मैंने बोल दिया क्या? AT। और यहाँ पे BT क्या है? एक चीज ध्यान रखना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। यहाँ पे BT क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t। तो AT है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t और BT क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t, ठीक है। अब ध्यान दो, पूछता क्या है? अगर आपसे पूछेगा तो ऐसा पूछेगा कि बच्चों बताओ रेट ऑफ A क्या है, या बोल सकता है आपको रेट ऑफ कंजम्पशन बताओ, रेट ऑफ कंजम्पशन। या इसको एक लैंग्वेज में और पूछ सकता है कि बेटा बताओ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तीनों का मतलब एक है। रेट ऑफ A क्या है बेटा? मेरा रिएक्टेंट है। रेट ऑफ कंजम्पशन, रिएक्शन जब चलेगा तो कंज्यूम कौन होगा? खत्म कौन होगा? खपत किसकी होगी? रिएक्टेंट की होगी, तो इसको रेट ऑफ कंजम्पशन भी बोल सकते हो। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस मतलब गायब हो जाना, कौन यहां से निकलता जाएगा? कौन निकलता जाएगा? तो रिएक्टेंट। तीनों का मतलब एक है। और हम सबको पता है कि रेट बराबर क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया, चेंज इन कंसंट्रेशन
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे, चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज को कैसा दिखाते हैं बेटा हम लोग, डेल्टा दिखाते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन किसका बेटा, ए का। चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। अब ध्यान दो, इसको मैं लिखूंगा डी ए अपॉन में डी टी। सर डी क्यों लिखे, डेल्टा क्यों नहीं लिखे? तो बेटा डेल्टा जो है ना, ये लार्ज चेंज को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है बेटा, लार्ज चेंज को। और यहाँ पे जो ये डी है वो किसको डिनोट करता है, स्मॉल चेंज को, स्मॉल चेंज को डिनोट करता है। तो रिएक्शन मतलब हर चीज स्मॉल चेंज होता है, इतना लार्ज चेंज होता नहीं है। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी या डी ए अपॉन डी टी लिखते, लेकिन सामने में आएगा बेटा माइनस। सामने में क्या आएगा बेटा, माइनस। हाँ सर पता है माइनस आता है। तो मैं पूछूं बेटा क्यों आता है? सर रिएक्टेंट है, रिएक्शन में जब रिएक्शन चलता है तो रिएक्टेंट खत्म होता है, इसलिए माइनस लगाया गया है। नहीं बेटा, बहुत यहाँ पे बोल सकते हो अधूरा नॉलेज बहुत लोगों को ये है कि निगेटिव चार्ज, आप लोग को ये लगता है, बहुत लोग को ये लगता है कि निगेटिव चार्ज इसलिए लगाया गया कि रिएक्टेंट खत्म होता है, रिएक्टेंट खत्म होता है इसलिए माइनस लगाया गया है। नहीं बेटा, माइनस किस लिए लगाया गया मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। चलो अब प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। अगर मैंने बोल दिया रेट ऑफ बी, बताओ क्या बताओ, रेट ऑफ बी। इसको और क्या तरीके से पूछ सकता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन बताओ। यह प्रोडक्ट में क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्शन। या इसको पूछ सकता है रेट ऑफ अपीयरेंस, क्या बन रहा है हमारे रिएक्शन, प्रोडक्ट बनता है तो अपीयर होता है, तो इसको अपीयरेंस बोलेंगे। इसमें क्या लिखेंगे सर, रेट मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज किसका होगा, कंसंट्रेशन बी का, तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी, है ना। या ये तो लार्ज चेंज के लिए दिखा रहे हैं, तो स्मॉल चेंज के लिए क्या लिखेंगे, डी बी अपॉन में डी टी। लेकिन यहाँ क्या लगाते हैं बेटा, प्लस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्लस। हाँ सर हमको तो पता है ये तो प्रोडक्ट है इसलिए प्लस लगता है, यहाँ पे माइनस लगता है। अब आपको मैं समझाता हूँ कि माइनस यहाँ पे लगाते क्यों है। तो देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, लगाते क्यों है। अगर मैं बोलूँ कि रेट जो है ए का, रेट ऑफ ए मैं लिखा हूँ, तो वो लिखा क्या मैंने बेटा, माइनस डी ए अपॉन डी टी। माइनस क्यों लगा है मैं इसका आपको कारण बता रहा हूँ। डी ए मतलब क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज मतलब क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस क्या होता है बेटा, इनिशियल होता है कि नहीं होता है। तो फाइनल क्या है बेटा, ए का अगर मैं बोलूँ फाइनल क्या है, ए नॉट माइनस एक्स, और इनिशियल क्या है, ए नॉट। अब आप लोग मुझे बताओ ए नॉट बड़ी वैल्यू है कि ए नॉट माइनस एक्स बड़ी वैल्यू है? बिल्कुल सही, ए नॉट बड़ी वैल्यू है। ए नॉट तो स्टार्टिंग में था, ए नॉट में से एक्स निकल गया तो मेरा ए नॉट बड़ी वैल्यू है, और ये है हमारी कौन सी वैल्यू, छोटी वैल्यू। लेकिन हम क्या करते हैं, चेंज मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूं तो ये हो जाएगा आपका, ये माइनस तो पहले से लगा है, माइनस ए नॉट, सॉरी ए नॉट माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस ए नॉट। तो आप मुझे बताओ, जब मैं इन दोनों का, ये अपॉन नीचे डी टी कर देता हूं, जब इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो ये है मेरी छोटी वैल्यू, ये है बड़ी वैल्यू, तो आंसर किस में आएगा, बड़ी वैल्यू आएगी। बड़ी वैल्यू के हिसाब से आंसर आएगा। बड़ी वैल्यू के सामने क्या लगा है, नेगेटिव। ये नेगेटिव प्लस हो जाए इसलिए ये सामने नेगेटिव लगाते हैं। बहुत लोग को लगता है नहीं सर नेगेटिव इसलिए लगाया है क्योंकि रिएक्टेंट खत्म होता है इसलिए नेगेटिव, प्रोडक्ट बनता है इसलिए पॉजिटिव। नहीं बेटा, नेगेटिव इसलिए लगाया है क्योंकि हमको पता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन अब करेंगे तो बड़ी वैल्यू मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल क्या है ए नॉट माइनस एक्स, और इनिशियल क्या है ए नॉट। ए नॉट तो बड़ी वैल्यू है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा बेटा, माइनस में। वो माइनस प्लस हो जाए इसलिए सामने माइनस लगाते हैं। सर क्यों प्लस करवाना है, क्यों इसको आप जबरदस्ती प्लस करवा रहे हो? तो बेटा इसलिए प्लस करवा रहा हूं कि कभी भी रेट निगेटिव नहीं आ सकता। कभी आप देखे हो क्या, कोई -3 की स्पीड से चल रहा है, -2 की स्पीड से चल रहा है, कभी आप अपनी स्कूटी को पीछे करोगे तो माइनस में जाता है क्या, काटा जीरो पे ही रहता है। ऐसा तो नहीं कि -3 की स्पीड से चल रहा हो। तो रेट कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारी इसकी बात। अब देखते हैं आगे, देखो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ये जो मैं बताने वाला हूं ये बोल सकते हो कि इस चैप्टर का रामबाण नोट्स है। ठीक है, वो नोट्स क्या मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आपको ये समझा रहा हूँ, पहले एक छोटा सा प्रैक्टिस करवा देता हूँ। मान लो कि मैंने आपको दे दिया a प्लस बी और मैंने दे दिया c, ये बन रहा है c प्लस डी, और मैं आपसे पूछूं कि बेटा रेट ऑफ बी बताओ, क्या बताओ,
रेट ऑफ बी, तो आप क्या लिखोगे सर ये रिएक्टेंट में है तो बिल्कुल माइनस लगाएंगे, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में चेंज इन टाइम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अगर मैं पूछूं बेटा रेट ऑफ डी बताओ, तो आप क्या लिखोगे डी, डी डी अपॉन में क्या डी टी, लेकिन सामने क्या लगाओगे प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट में माइनस, प्रोडक्ट में प्लस। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। अच्छा, अब एक रामबाण नोट्स को सुनो। सर अगर यहाँ पे 2a कर देते हैं, यहाँ 3b कर देते हैं, यहाँ कोई और स्टोकियोमेट्री 5c कर देते हैं, 6d कर देते हैं, अब अगर हमसे पूछ ले बेटा कि रेट ऑफ ए बताओ, तो क्या लिखोगे? रेट ऑफ ए बताओ तो क्या लिखोगे? तो सर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ 2 आ गया सर। नहीं बेटा, कभी भी यूज मत करना, कभी भी यूज नहीं करेंगे जब तक कभी भी आपको किसी पर्टिकुलर का पूछे। जैसे ए का, मैं पर्टिकुलर में से किसका पूछ लिया, ए का पूछ लिया, तो भी आप इसमें 2 हो चाहे 2 लाख लगा हो, आपको लिखना है माइनस डी ए अपॉन में डी टी। मैंने पूछ लिया बेटा रेट ऑफ सी बताओ, रेट ऑफ सी बताओ, सामने 5 लगा हो या 50 लाख लगा हो, आपको लिखना है प्लस डी सी अपॉन डी टी। तो ये नोट हमेशा याद रखना, जब भी किसी पर्टिकुलर का रेट पूछे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की जरूरत नहीं होती है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की कोई जरूरत नहीं होती है, ये हमेशा याद रखना जब भी कभी किसी का पर्टिकुलर का पूछ ले। तो सर हमने तो पढ़ा है वो 1/2 ऐसा कुछ आता है, फिर 1/2 माइनस डी अपॉन डी टी, ये सब कहाँ है? बिल्कुल आएगा जब आपको पूरे रिएक्शन का रेट पूछ दे, पूरे रिएक्शन का रेट पूछे, तब आपको स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी, या किसी एक का रेट देके किसी दूसरे का रेट पूछे, मतलब किसी दो के बीच में रिलेशन पूछ दे रेट का, तब आपको स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसके बारे में मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रोकता हूं, ठीक है? अगले क्लास में बिल्कुल मैं इसके आगे आपको बताऊंगा, ठीक है?